हेलो स्टूडेंट, अपन कहाँ तक कर लेते पैरामीटर्स में रिलेशन कर लेते हैं। जैसे कि जेड पैरामीटर्स में अपन वाई पैरामीटर्स में कैसे आएंगे, वाई से अपन जेड में, हाइब्राइड से वाई पैरामीटर्स और हाइब्राइड से अपन जेड पैरामीटर्स, इनमें अपन रिलेशन देखें। आज करेंगे अपन कुछ थ्योरम्स, 7 थ्योरम्स है। वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स है। तो इतने दिन तो अपन क्या कर रहे थे कि साधारण कोई जाल दे रखा था। ओके ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे थे अपन, संधियों पे क्या कर रहे थे, वोल्टाओं का मान ज्ञात कर रहे थे और पास विश्लेषण का उपयोग करके धाराओं का मान ज्ञात कर रहे थे। ओके ठीक है, अब अपन थ्योरम्स की जरूरत क्यों पड़ी, जटिल थ्योरम, जटिल जाल आ गए तो उनको सॉल्व करने के लिए अगर अपन पास विश्लेषण, लूप विश्लेषण का उपयोग करिए तो ये बहुत टफ पड़ जाता है। तो सरल करने के लिए अपन ने क्या किया, थ्योरम्स का यूज किया, जिसमें अपने 7 थ्योरम्स। ओके ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है कि क्वेश्चन दे देगा और उसमें बोल देगा कि इस थ्योरम्स का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके ठीक है, उसमें करंट वैल्यू फाइंड करो। ओके तो इसमें कुछ लिखो, जाल पर में लिखो ना। ओके ठीक है, ये कोई थ्योरम्स, इसके आगे 7 थ्योरम है। ठीक है, जाल पर में लिखे, थोड़ा बहुत लिखवाती हूँ उसमें, जाल पर में लिखो और उसमें लिखो नेटवर्क थ्योरम्स। तो इसमें अब लिखते हैं अपन साधारणतः संधि विश्लेषण का उपयोग करके संधियों पर वोल्टाओं का मान, वह पास विश्लेषण का उपयोग करके पास विश्लेषण की सहायता से धाराओं का मान ज्ञात किया जाता था। इन दोनों विश्लेषण की सहायता से साधारण परिपथ को आसानी से हल किया जा सकता था। ओके ठीक है, परंतु जटिल परिपथों को हल करने के लिए कुछ प्रमेय दी गई, जिन्हें जाल प्रमेय कहते हैं। ओके ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, जाल प्रमेय। उनमें से कुछ प्रमेय स्पष्ट लिखो, इसमें स्पष्ट लिखो अध्यारोपण की प्रमेय, स्पष्ट लिखो अध्यारोपण की प्रमेय, फर्स्ट लिखो अध्यारोपण की प्रमेय। सेकंड लिखो पारस्परिक थ्योरम्स, पारस्परिकता की थ्योरम्स। ओके ठीक है, सेकंड। थर्ड लिखो थेवेनिन की प्रमेय, थर्ड लिखो थेवेनिन की प्रमेय। फोर्थ लिखो नॉर्टन की प्रमेय। ओके ठीक है, 4 हो गए ना। फोर्थ लिखो नॉर्टन की। फिफ्थ लिखो अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय। फिफ्थ लिखो अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय। ओके ठीक है। सिक्स्थ लिखो मिलर प्रमेय, सेवन लिखो संभरण की प्रमेय, ओके ठीक है, ये अपने क्या है, 7 थ्योरम्स है। अब करना है फर्स्ट लिखो इसमें अध्यारोपण की प्रमेय डाल के, जैसे अपन बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम इंग्लिश में। इसमें लिखो अध्यारोपण की प्रमेय लिखो। ओके ठीक है, उसे इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके ठीक, तो इसका कथन लिखो, कथन लिख के इसमें लिखना आगे, कथन लिखो फिर इसमें लिखना इस प्रमेय के अनुसार किसी रैखिक प्रतिबाधाओं युक्त जाल में, इस प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधा युक्त किसी जाल में दो या दो से अधिक वोल्टा स्रोत उपस्थित है तो उनके किसी एक बिंदु से किसी एक अवयव में प्रवाहित धारा उन सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होती है, जबकि अन्य स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। वापस लिखना,
इस प्रमेय के अनुसार किसी रैखिक प्रतिबाधा युक्त किसी जाल में दो या दो से अधिक वोल्टा स्रोत उपस्थित हो तो उनके किसी एक बिंदु से एक किसी अवयव में प्रवाहित धारा उनके किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से एक अवयव से प्रवाहित धारा उन सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होते हैं, जबकि अन्य स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ओके ठीक है, इस थ्योरम को मैं वापस कथन है ना उसमें वापस लिख रही हूँ। इस प्रमेय के अनुसार एक रैखिक प्रतिबाधाओं युक्त किसी जाल में दो या दो से अधिक वोल्टा स्रोत उपस्थित हो तो उनके किसी एक अवयव से प्रवाहित धारा उन सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होती है, जबकि अन्य स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया। ओके ठीक है, अब इसमें नीचे लिखना आगे रोडर का माना एक टी परिपथ है जिसमें प्रतिबाधाएं Z1 Z2 और Z3 व एक Z1 Z2 Z3 माना एक टी परिपथ है जिनकी प्रतिबाधाएं Z1 व Z2 व Z3 है तथा विद्युत स्रोत क्या है इसमें वोल्टा V1 व E1 E2 है, वोल्टा E1 व E2 उपस्थित है। ओके ठीक है, तो Z1 में प्रवाहित धारा I1 व Z2 में प्रवाहित धारा I2 व Z3 में प्रवाहित धारा आगे करा दूंगी इसको। Z3 में प्रवाहित धारा क्या है I2 प्लस ये लिखो इसको वापस रिपीट कर रही हूँ इसलिए। माना एक टी परिपथ लेते, टी परिपथ मैंने बताया था कैसा होता है, क्या करते हैं। माना एक टी परिपथ लेते हैं जिसमें प्रतिबाधाएं Z1 Z2 Z3 है, वह वोल्टा स्रोत E1 व E2 है। प्रतिबाधा Z1 में प्रवाहित धारा I1 वह प्रतिबाधा Z2 में प्रवाहित धारा I2 है, वह Z3 में प्रवाहित धारा क्या है I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, अब अपन इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो अपन क्या ले रहे हैं, टी परिपथ ले रहे, उसमें वोल्टा स्रोत क्या ले रहे E1 और E2। ओके ठीक है, मैं इधर बनाती हूँ, छोटा सा बनाऊंगी मैं। ये स्रोत लेते हैं अपन, इसको Z1, इसको Z2, इसको Z। ओके ठीक है, इसमें मान लो
वोल्टा इवन इससे अब एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, इनसे क्या होती है, वोल्टा से इधर से ये क्या, यहाँ से क्या होगी, धारा जनरेट होगी, इधर से भी धारा जनरेट होगी, इधर से धारा जनरेट होगी तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। ओके, इसकी जनरेट होगी तो इसकी इधर। ओके ठीक है, तो इधर से धारा जनरेट होगी तो उसकी दिशा क्या होगी, ये होगी अपने आई, तो ये इधर से प्रवाहित होगी, इसमें से भी आएगी ना, इसमें से भी होगी ना, इधर इधर करंट जनरेट होगा, क्या है उसको अपन क्या मानेंगे, मान रहे थे I2, इसमें से भी तो क्या है? ये क्या है, करंट की दिशा, इसके आगे अपन मानेंगे चलने की दिशा। ओके, वहां पे Z1 है, दिख रहा है ना, ठीक। अब आप चीज नोटिस कर लो, इसमें क्या देखो, और वो लिखा भी दिया था मैंने स्टार्टिंग में, करंट I3 जो क्या है I2 प्लस I3 I1 इक्वल प्लस 2 है, क्यों है, इस करंट की दिशा भी यही है, इसकी दिशा भी यही है, सेम दिशा तो अपन क्या हो, करंट ऐड हो। ओके ठीक है, और अपन चल भी इधर से लेते हैं। ओके ठीक है, ये क्या है, करंट की दिशा आप लिख लेना। अब एक चीज लिखा रही हूँ, वो क्या है, अपन चलने की दिशा लिखेंगे। ये क्या करते हैं, जिस तरफ करंट की दिशा है उसी तरफ अपन क्या करते हैं, चलने की दिशा मान लेते हैं। ये क्या, धारा की दिशा, ये क्या है, चलने की दिशा। ओके, ये करो, इसके आगे अपन फिर करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके ठीक है, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है,